देखेंगे मुख्यतः आप लोग जानते हैं केंद्र राज्य विधायी से जुड़े कुछ प्रमुख अनुच्छेद हैं, उनके बारे में देखेंगे। 245 से लेके कहाँ तक आर्टिकल्स होगा इसमें? 245 से लेकर, ठीक है, 255 के कुछ आर्टिकल्स दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे 245 में क्या है, संसद द्वारा राज्य विधायकों द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार। ठीक है, 245 में क्या है, संसद के द्वारा राज्य विधायकों द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार है। 246 में क्या है, संसद द्वारा राज्य विधायकों द्वारा बनाए गए कानूनों का विषय वस्तु है, ठीक है। 246 में क्या है, वस्तु और सेवा, ठीक है। 246 में वस्तु और सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान है, ठीक है। और 247 में कतिपय अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का संसद का अधिकार है, ठीक है। यही सब कुछ प्रमुख आर्टिकल है, ये सब पूछता नहीं है, लेकिन 253 याद रख लीजिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर अमल करने का विधान है, ठीक है, 253 में है, ठीक है। हाँ, 254 में क्या है, संसद द्वारा बनाए गए कानूनों तथा राज्य विधायकों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच में असंगति है। आज हम लोग मुख्य जो चलेंगे तो क्या हम लोग को पढ़ना है, वित्तीय संबंध पढ़ना, नहीं क्या पढ़ना है, वित्तीय संबंध आज आप लोग को पढ़ना है। केंद्र एवं राज्य के बीच में जो वित्तीय संबंध है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आप चलेंगे आप चलेंगे मुख्यतः संविधान के भाग 12 में आप देखोगे तो संविधान के भाग 12 में, ठीक है, 268 से लेकर 293 तक केंद्र तथा राज्य का वित्तीय संबंधों की चर्चा की गई। इसके अलावा इसी विषय पर कई अन्य उपबंध भी है, इन्हें हम निम्नलिखित शीर्षकों में समझ सकते हैं, ठीक है। कहां तक के कहां तक है, वित्तीय संबंध केंद्र और राज्य के बीच में कहां से कहां तक है, क्या बताएंगे? 62 से 293। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखिए कहां से कहां तक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 268 से लेके 293 तक, ठीक है। तो सबसे पहले देखें केंद्र एवं राज्यों के बीच में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो था कराधान शक्तियों का आवंटन। क्योंकि देखेंगे, ध्यान में रखेंगे, कुछ कर को राज्य वसूलती है, कुछ कर को केंद्र वसूलती है, कुछ केंद्र को कुछ कर को केंद्र वसूलती है, राज्यों को दे देती है। तो ऐसे संबंध में, ठीक है, ऐसे संबंध में कराधान कराधान शक्तियों का आवंटन जो है एक बहुत बड़ी समस्या रही है केंद्र एवं राज्यों के बीच में। संविधान में केंद्र एवं राज्यों के बीच निम्नलिखित तरीके से कर शक्तियों का आवंटन किया गया। संसद के पास, ठीक है, संघ सूची जिनकी संख्या 13 है के बारे में कर निर्धारण का विशेष अधिकार है। संसद के पास संघ सूची के, ठीक है, संख्या 13 है, जिनकी संख्या 13 की बात करेंगे तो वहां पे कर निर्धारण के विशेष अधिकार जो है संसद के पास है। राज्य विधानमंडल के राज्य सूची पे जिनकी संख्या 18 है, ठीक है, कर निर्धारण का विशेष अधिकार है। तो संसद के पास संघ सूची के विषय पे 13 विषयों पे कर निर्धारण का अधिकार है, और राज्य विधानमंडल के पास 18 विषय पे, ठीक है, राज्य सूची के विषय होना चाहिए। ये आर्टिकल्स इंपोर्टेंट है। अंतर राज्य संबंधों से संबंधित प्रावधान जो है 263 में है, 262 भी पूछा हुआ है। अंतर राज्य नदियों तथा नदी घाटी के पानी से संबंधित विवाद जो है 262 में है। ये 262 और 263 आर्टिकल्स इंपोर्टेंट है। 256 में क्या है, राज्यों तथा संघ की जिम्मेदारियां है, ध्यान में रखेंगे, ये सब आर्टिकल्स महत्वपूर्ण है। 258 के में राज्यों की संघ की कार्य सौंपने की शक्ति है, राज्य जो राज्यों को संघ कार्य सौंप सकता है, वो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। भारत के बाहर के भूभागों के संबंध में संघ का अधिकार क्षेत्र 260 में है, ठीक है। चलिए अब हम सिंपल प्रश्नों पे देखते हैं। आप देखिए राज्य सूची के विषय पे कर कौन वसूलेगा, राज्य वसूलेगा। संघ सूची के विषय पे कर कौन वसूलेगा, तो ध्यान रखें कौन वसूलेगा, तो केंद्र वसूलेगा। लेकिन ध्यान रखें समवर्ती सूची में, ठीक है, कोई कर प्रविष्टियां नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब समवर्ती सूची में अगर कर प्रविष्टियां रहेगी तो दिक्कत हो सकता है ना, दोनों टैक्स वसूलना शुरू कर देंगे। हो सकता है किसी संस्था से राज्य ने कर ले लिया, केंद्र पहुंच जाएगा सब मुझे दो, तो दिक्कत हो सकती है। कानून तो कोई एक बना सकता है संपत्ति सूची के विषय पे, लेकिन कर से संबंधित प्रविष्टियां की बात करेंगे तो संपत्ति सूची में नहीं है। किधर है, राज्य सूची में है, 18 सब्जेक्ट है करके। केंद्र में बात करेंगे संघ में 13 है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे संपत्ति सूची में किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं दिया गया। दूसरे शब्द में कर विधान के संबंध में संपत्ति क्षेत्राधिकार उपलब्ध नहीं है। कर विधान के संबंध में क्या समवर्ती क्षेत्राधिकार उपलब्ध है, तो नहीं है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन 101वां संविधान संशोधन हुआ 2016 में, वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में एक विशेष प्रावधान बनाया गया, एक अपवाद प्रस्तुत किया गया। इस संशोधन में संसद एवं राज्य विधायिकाओं को वस्तु एवं सेवा कर के प्रशासन के समवर्ती अधिकार एवं शक्ति प्रदान की गई। जैसे होता है जीएसटी होता है, उसके बाद एसजीएसटी होता है ना।
तो राज्य भी जीएसटी से संबंधित है और केंद्र भी है, तो इसको एक तरह से समवर्ती सूची के प्रावधान में ला दिया गया। अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या, जी राज्य में है और संघ में है, राज्य सूची में, संघ सूची में, लेकिन समवर्ती सूची में किसी भी प्रकार का कर का प्रावधान नहीं किया गया है। लेकिन संविधान में संविधान संशोधन किया गया 101 नंबर का, एक आर्टिकल्स को जोड़ा गया 279 का ए, जिसमें है जीएसटी परिषद। देखिए मैंने यहाँ पे बड़ा ए लिखा है, तो ये बड़ा ए का महत्व है, बड़ा ए का क्या है, महत्व है, और छोटा ए का भी अपना महत्व है। संविधान में जो मूल रूप से जो होगा ना, जो संविधान में मूल रूप से होगा उसको एबीसी में होगा, ए बी सी सब छोटा छोटा। जब अगर 12 अगर हम लिख देंगे ना, समझिए कि इसको बाद में संवैधानिक संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया। समझ रहा है इसकी बात को? तो जब जी भी रहेगा बड़का वाला रहेगा तो उसका मतलब क्या, तो बीच में कभी शामिल किया गया है, ठीक है। छोटा वाला है तो पहले से है, ठीक है। तो जीएसटी परिषद की बात करेंगे 279 के ए में है, ठीक है। अब देखेंगे क्या, तो यहाँ पे 101वां संविधान संशोधन किया गया 2016 में, वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में एक विशेष प्रावधान बनाकर एक अपवाद प्रस्तुत किया गया। इस संशोधन में संसद में राज्य विधायकों के वस्तु एवं सेवा कर के प्रशासन के लिए समवर्ती अधिकार एवं शक्ति प्रदान की गई। कर के निर्धारण की अवशेषीय शक्ति संसद में नहीं, अवशेषीय मतलब जो किसी को भी नहीं दिया गया, तो वैसा शक्ति किसी के पास होगा, संसद के पास होगा। इस उपबंध के तहत संसद ने उपहार कर, समृद्धि कर, वे कर लगाए हैं। संविधान कर की उगाही और संक्रमण की शक्ति स्पष्ट अंतर करता है, और इस प्रकार कर की उगाही और एकीकृत करके प्राप्तियों के उपयोग की शक्ति का भी निर्धारण करता है। उदाहरण के लिए सर, आयकर की उगाही व्यय और कर क्या है सर? क्या, व्यय कर, समृद्धि कर थोड़ा सा बता दीजिए। उपहार कर तो हो गया, ठीक है। समृद्धि कर लगता है मतलब वो एक विशेष प्रकार का कर, समझिए नहीं कैसे बताओ। जैसे जैसे मान लीजिए, समझिए समझिए कोई बाहर से कोई वाहन आया, ठीक है। जी बाहर से कोई वाहन आया, तो बाहर से कोई वाहन आएगा तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, समृद्धि कर भी उसके अलग से लगेगा, क्योंकि भव्यता को प्रदर्शित करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बाहर से बाहर मंगा रहा है, रोल्स रॉय का कार मंगा रहा है, ठीक है, तो उस पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह जो लगेगा से लगेगा, उस पर समृद्धि कर भी लगता है, ठीक है। तो कुछ कुछ जी ऐसा चीज होता है उस सब पे लगता है, ठीक है। मतलब स्पेशल कैटेगरी में, जैसे मान लीजिए कोई हाया, कोई बहुत ही 25 लाख 30 लाख का बाइक ला रहा है, जी। उस सब पे टैक्स बढ़ जाता है, ठीक है। अब व्यय कर, एक्सपेंसिव कर क्या होता वे कर जो होता है, एक्सपेंस कर मतलब एक्स्ट्रा टैक्स लगा जाए, टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाए। जैसे कैसे बताऊं, जैसे सर चार्ज होता है, ठीक है, एक प्रकार का सर चार्ज होता है जो कि टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है, उसको सर चार्ज कहते हैं, ठीक है, वही होता है वे कर। है? जी जैसे सर चार्ज करके देखिए, कभी कभी बिल में सर चार्ज ऐड होता है, ठीक है, 2 रुपया 4 रुपया ज्यादा नहीं होता, वे करो केंद्र लगाती है सर चार्ज, ठीक है, उसी को बोला जाता है। गूगल कीजिए ना, पता चल जाएगा सर चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे चलेंगे, उदाहरण के लिए आयकर की उगाही और एकत्रण केंद्र द्वारा किया जाता है। आयकर का उगाही कौन करेगा, केंद्र। केंद्र करेगा, एकत्र भी केंद्र ही करेगा, परंतु इसकी प्राप्तियां केंद्र में राज्य के मध्य बांटा जाएगा। इनकम टैक्स होगा, केंद्र लगाता है, केंद्र वसूलता है, बटेगा किसके बीच के बीच, केंद्र एवं राज्य दोनों के बीच में बटेगा, ठीक है। तो भाई जी साहब केंद्र, लेकिन टैक्स तो राज्य से आएगा ना कहीं किसी राज्य से टैक्स आएगा। तो बिहार से इतना टैक्स आया, कर्नाटक से इतना आया, तमिलनाडु से इतना आया। तो वैसे कंडीशन में टैक्स जब आएगा तो जाहिर सी बात है टैक्स के बंटवारे में झगड़ा झगड़ा भी होना स्वाभाविक है। राज्य बोलेगा से मुझे ज्यादा दो। इसके लिए संविधान के जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग थे उन्होंने सोचा, और इसके लिए क्या बना, वित्त आयोग बनाया। कि क्या बनाया, वित्त आयोग बनाया, ठीक है। बोला अच्छा, गया से संक्रमण, संविधान संक्रमण की शक्ति ये क्या होता है? जैसे कर की उगाही तो ठीक है, संक्रमण की शक्ति। मतलब कहने का मतलब है टैक्स को मतलब रोक देना, लगाना, विशेष परिस्थिति में बढ़ा देना, वो सब संसद के पास है, ठीक है। मतलब टैक्स कभी भी बढ़ाएगा, कमाएगा, संशोधन करने की शक्ति के पास होगा, राज्य के पास नहीं होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जी चलिए, संसद देखिए नियम बनाकर ही टैक्स लग सकता है, ठीक है। कभी भी टैक्स लगेंगे तो उसके लिए एक प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ेगा, संविधान संशोधन करना पड़ेगा। जैसे जीएसटी लाने के लिए क्या हुआ, संविधान संशोधन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सीधे मतलब मन किया तो लगा दिया, चलो तुमको 50% देना है तो तुमको 60% देना है, ठीक है। जी। इसके अतिरिक्त संविधान ने राज्यों के कर निर्धारण की शक्ति पर निम्नलिखित पाबंदियां भी बनाई है। विधानमंडल व्यवसाय, व्यापार एवं रोजगार पर कर लगा सकता है, लेकिन एक व्यक्ति ये कर 2500 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। राज्य विधानमंडल वस्तुओं की खरीद बिक्री, समाचार पत्र के अतिरिक्त पर कर लगा सकता है, लेकिन ऐसी शक्ति यहाँ पर 4 पाबंदी है। राज्य के बाहर किसी वस्तु की खरीद बिक्री पर कर नहीं लगा सकता है।
मतलब राज्य अगर किसी प्रकार के कर अगर लगाता तो केवल अपने राज्य में लगाएगा, ठीक है, राज्य के बाहर नहीं। आयात या निर्यात के दौरान खरीद बिक्री पे कर नहीं लगा सकता है। अंतर्राज्यीय व्यापार में वाणिज्य के दौरान किसी खरीद बिक्री पे कर नहीं लगाएगा, ये सब संसद लगाता है। संसद द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के तहत महत्वपूर्ण घोषित मसलों पर क्रय बिक्री के आधार पर प्रतिबंध है। तो इन सब आधार पर राज्य किसी भी प्रकार के टैक्स नहीं लगाएगा। राज्य लगाएगा, कुछ कुछ मामलों में टैक्स लगा देता है, ठीक है। राज्य विधानमंडल वस्तुओं की खरीद बिक्री, सेल टैक्स जिसको बोलते हैं, सेल टैक्स, वो राज्य तो लगाती है लेकिन उसमें अखबार के ऊपर नहीं लगा सकती है, ठीक है। उसके राज्य राज्य का टैक्स लगाएगी, लेकिन एक व्यक्ति 2500 रुपया प्रति वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। विधानमंडल व्यवसाय व्यापार एवं रोजगार पे कर लगा सकता है, लेकिन एक व्यक्ति पर यह 2500 रुपया प्रति वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। राज्य विधायिका को निम्नलिखित दो मसलों पे वस्तु की सेवा की अथवा दोनों की आपूर्ति पर कर अधिरोपित करने से प्रतिबंध किया गया। कब? जबकि ऐसी आपूर्ति राज्य से बाहर की गई हो तो नहीं लगा सकता है भाई राज्य टैक्स। जबकि ऐसी आपूर्ति आयात अथवा निर्यात के दौरान होती है तो भी राज्य टैक्स नहीं लगा सकता है। पुनः संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वो अपनी वस्तु सेवा तथा दोनों ही आपूर्ति राज्य से बाहर होने तथा ऐसी आपूर्ति आयात या निर्यात के दौरान होने वाले विनिश्चय के सिद्धांत तथा नीति विरूपित करे। मतलब अगर केंद्र चाहेगा, संघ चाहेगा तो कर लगा सकता है, लेकिन राज्य नहीं लगा सकता। आयात निर्यात वाला वस्तु पे नहीं लगा सकता है, या फिर ऐसे चीजों पे टैक्स नहीं लगा सकता है जो कि उसके राज्य से बाहर उसका उत्पाद हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन संसद दोनों पे लगा सकता है, ठीक है। राज्य विधानमंडल, ठीक है, राज्य विधानमंडल किसी अंतर राज्य नदी मतलब दो राज्यों नदी धारा का विनियमन या फिर विकास है तो संसद द्वारा स्थापित, ठीक है, प्राधिकरण को किसी पानी या बिजली एकत्रीकरण, उत्पादन, खपत, वितरण या बिक्री पर कर निर्धारण कर सकती है। लेकिन ऐसे किसी कानून को प्रभावी बनाने से पूर्व राष्ट्रपति की सिफारिश को सुरक्षित रखना होगा और उसकी सहमति लेनी होगी, ठीक है। अगर दो राज्यों के बीच में मान लीजिए किसी प्रकार का विवाद है, ठीक है, जैसे दो राज्यों के विवाद नहीं, अंतर्राज्यीय नदी को लेकर समझौता हो रखा है, जैसे बिहार और मान लीजिए उत्तर प्रदेश गंडक नदी को लेकर है, ठीक है। अब गंडक नदी के पानी को बेचना है, बिजली को बेचना है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी को देना है, ठीक है, तो राज्यों के अधिकार है तो टैक्स वगैरह लगा सकता है। लेकिन दो राज्यों के बारे में तो ऐसे कंडीशन में राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए अधिकार सुरक्षित रख लेगा, राष्ट्रपति की अनुमति देगा तो मतलब वहां पे कर वगैरह लगा सकता है। आप देखेंगे कर राजस्व का वितरण किस प्रकार से होता है। तो 80वें संविधान संशोधन 2000 तथा 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा केंद्र राज्य के बीच कर राजस्व बंटवारे की योजना पर व्यापक परिवर्तन आपको देखने को मिला है। अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? अभी कौन सा वित्त आयोग है? 15वां? 15 में अभी 16वां का बन गया ना क्या? कौन 16वां का कौन बन गया? अरविंद पनगरिया। अब 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। एनके सिंह, ठीक है। तो बात करें 80वां संशोधन 10वें वित्त आयोग की सिफारिश को प्रभावी करने के लिए लागू किया गया था। आयोग ने सिफारिश की थी कि कुछ केंद्रीय कर एवं कराधानों से प्राप्त कुल आय 29% राज्यों को मिलना चाहिए। मतलब 10वां वित्त आयोग बोला से भाई साहब देखो जितना भी पैसा आपको प्राप्त हो 29% राज्यों को दे दो। इसे अवमूलन की वैकल्पिक योजना के रूप में जाना गया तथा पूर्व व्यापी 1 अप्रैल 1996 के अस्तित्व में आया। इस संशोधन में आयकर के साथ की गई अन्य कर जैसे निगम कर, कस्टम ड्यूटी आदि का प्रावधान किया गया। लेकिन आप देखोगे 101वें संविधान संशोधन देश में करारोपण एवं कर प्रशासन की एक नई व्यवस्था शुरू कर दी। तो 101वां संविधान संशोधन के साथ क्या आया? आपको जीएसटी आया, वस्तु एवं सेवा कर जिसको जीएसटी कहते हैं। उसी के अनुसार संशोधन द्वारा संसद द्वारा राज्य विधायकों को, ठीक है, वस्तु सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति में प्रत्येक लेनदेन में जीएसटी लगाने के संबंधी कानून बनाने की शक्ति प्रदान कर दी। मतलब राज्य भी जीएसटी लगा सकता है। जीएसटी के चलते केंद्र एवं राज्य द्वारा अधिरोपित अनेक अप्रत्यक्ष कर अप्रभावी हो गए। मतलब जीएसटी क्या है? बहुत सारे कर को हटा के एक कर की बात करता है, वन नेशन वन टैक्स। जीएसटी लागू करने की मंशा यह रही कि भारी भरकम कर व्यवस्था को जटिलता को सुगम बनाकर वस्तु एवं सेवाओं का एक साझा राष्ट्रीय बाजार अपनाया जाए, ठीक है। राज्य पहले अलग से टैक्स लगाती थी, कुछ टैक्स केंद्र कुछ अलग से टैक्स लगाती थी, तो बहुत सारा अलग अलग टैक्स हो जाता था, ठीक है। तो इसीलिए जीएसटी में सारे टैक्स को इन्वॉल्व करके, ठीक है, वन नेशन वन टैक्स कर दिया गया। कर व्यवस्था की जटिलता को सुगम बनाकर वस्तुओं एवं सेवाओं का एक साझा राष्ट्रीय बाजार बनाया गया, ठीक है।
संशोधन ने विभिन्न केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा उगाहियों को, ठीक है, जो अब तक वस्तुएं एवं सेवाओं की आपूर्ति से जुड़ी थी, जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, औषधियों एवं प्रसाधन तैयारी उत्पादन शुल्क अधिनियम 1955 के अंतर्गत उगाहा एवं उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, जिसे प्रतिकार शुल्क कहा जाता है, इस सबको मतलब क्या किया गया ना, अभी और भी बहुत सारा टैक्स है, देखिए ना, ये लगभग 17-18 प्रकार का था, ठीक है। विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, केंद्रीय अधिभार एवं उपकर, जहां तक वस्तु सेवा आपूर्ति से संबंधित हो। उसके बाद देखेंगे तो उसी प्रकार संशोधन द्वारा अन्य कर शुल्कों को भी एक में कर दिया गया, मतलब सबको मतलब क्या किया गया, क्या किया गया, मिला दिया गया। राज्य मूल्य वर्धित कर, ठीक है, स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स, बिक्री कर, सेल टैक्स, मनोरंजन कर राज्य सरकार लगाती थी, इसलिए देखिएगा सिनेमा पे जब राज्य सरकार जब टैक्स जब हटा देती थी तो सिनेमा का टिकट क्या होता था, सस्ता हो जाता था। जाकर सिनेमा का टिकट 150 रुपया है, पता चलता है राज्य सरकार जब उसका टैक्स फ्री करती थी 50-60 में मिलना शुरू हो जाता था। उसके उगाहे गए अतिरिक्त टैक्स, ठीक है, अष्ट द्रव्य एवं प्रवेश कर, ठीक है, उसे किराए कर, ठीक है, विलासिता कर, लग्जरी टैक्स, ठीक है, लॉटरी, सट्टा, जुआ, ये लॉटरी, सट्टा, जुआ सब पे राज्य टैक्स लगाती है। वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति पे अधिरोपित, ठीक है, राज्य के अधिभार एवं उपकर, ये 75 प्रकार का टैक्स था, समझे। इसके अलावा संशोधन ने संविधान के अनुच्छेद 268 के साथ कि संघ सूची के 92 सी को भी निश्चित कर दिया, जो कि सेवा कर से संबंधित थी, ठीक है। सर्विस टैक्स लगता था, ठीक है, किसमें था सर्विस टैक्स, 92 के सी में, ठीक है। 268 में संशोधन करके निश्चित करें, मतलब सर्विस टैक्स आप नहीं है। इसे 28वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। तो सर्विस टैक्स 2003-4 से आपका लगता था, इसको समाप्त कर दिया गया। सेवा कर की उगाही केंद्र द्वारा की जाती थी तथा इसका संग्रहण और विनियोग केंद्र में राज्य दोनों करते थे। सेवा टैक्स सर्विस टैक्स लगाता था कौन, केंद्र लगाता था, लेकिन इसका उगाही सॉरी सर्विस टैक्स की बात करेंगे तो उगाही केंद्र के द्वारा की जाती थी तथा इसका संग्रहण कौन करता था और विनियोग केंद्र एवं राज्य दोनों करते थे, समझ रहे, सर्विस टैक्स। अब उपरोक्त दोनों संशोधन असीमा में 101 संशोधन के बाद कर राजस्व के केंद्र और राज्यों के बीच वितरण की वर्तमान स्थिति निम्नवत। आप देखेंगे दोनों राज्यों के बीच, ठीक है, क्योंकि आपने जीएसटी आ गया था, केंद्र एवं राज्य के बीच टैक्स बटेगा कैसे, केंद्र द्वारा उद्गृहित एवं राज्यों के द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित कर 268 में है, मतलब केंद्र के द्वारा लगाया जाएगा, ठीक है, राज्य के द्वारा संग्रहित किया जाएगा, विनियोजित किया जाएगा, कौन कौन है, 268 में है। इस श्रेणी में विनियम पत्र आते हैं, चेक आते हैं, वादा नोट आते हैं, नीतियों, बीमा तथा शेयर एवं अन्य अंतरण पर लगने वाला स्टाम्प शुल्क, सब इसी में आएंगे, ठीक है। किसी राज्य में उगाही की गई इन शुल्कों की प्राप्तियां भारत की समेतिक निधि का भाग नहीं होते, बल्कि उसी राज्य को दी जाती है, ठीक है। तो ये सब जो केंद्र तो लगा दिया, लेकिन राज्य मतलब केंद्र लगा था कि इसी राज्य का होता है, ठीक है, इसमें केंद्र का हिस्सा नहीं होता है। केंद्र द्वारा उद्गृहित होगी, राज्य द्वारा संग्रहित में विनियोजित होगी, ठीक है। केंद्र लगा तो दिया, लेकिन राज्य ही मतलब क्या करेगा, इसको मतलब क्या करेगा, वसूलेगा, अपने पास रखेगा। आप बोलेंगे सर राज्य को मतलब क्यों दिया गया, तो रीजन क्या है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण कर होते हैं, जैसे वादा हो गया, नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, 100 रुपया का नहीं, स्टाम्प वगैरह नहीं होता है, प्रॉमिस पर आती, वो हो गया। बीमा था शेयर पे होगा, तो इसको केंद्र लगाती है, लेकिन राज्य के पास ये पैसा लग जाता है, ठीक है। आप देखें दूसरा कर जो होता है केंद्र द्वारा उद्गृहित सेवा कर, लेकिन केंद्र और राज्यों द्वारा संग्रहित में विनियोजित, ये 268 के कौ में है। सेवाओं पर केंद्र के द्वारा लगाया जाता है, इसको लगाएगा कौन, केंद्र लगाया जाएगा, लेकिन इसका संग्रहण एवं उपयोग केंद्र में राज्य दोनों मिलकर करेंगे, ठीक है। इनके संग्रहण एवं उपयोग संबंधी नियमों का निर्धारण संसद के द्वारा किया। देखिए कई प्रकार के टैक्स होता है, एक केंद्र होता, एक टैक्स को संघ ने लगा दिया और वसूलेगा कौन, राज्य वसूलेगा। एक टैक्स को मतलब संघ ने लगाया, लेकिन राज्य और मतलब केंद्र के बीच में बंटवारा हो जाएगा, ठीक है। एक टैक्स की बात करेंगे केवल केंद्र ही लगाएगा और केंद्र के पास ही रहेगा, लेकिन जब उसका बंटवारा होगा वित्त आयोग के द्वारा तो उसमें राज्यों को भी दिया जाएगा। तीसरा संघ द्वारा उद्ग्रहित, ठीक है, संघ के द्वारा उद्ग्रहित एवं संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाला टैक्स की बात करें 269 में है। देखिए इसमें क्या होता है, इस श्रेणी में अगर लिखित कर आते हैं, अंतरराज्यीय व्यापार या फिर वाणिज्य में वस्तुओं के क्रय विक्रय से संबंधित कर, समाचार पत्र को छोड़कर माल या सामान में अंतरराज्यीय व्यापार या फिर वाणिज्य के पराक्षेपण से संबंधित कर,
इन करों से प्राप्तियां भारत की समेकित निधि का भाग नहीं बनती, इसे संसद द्वारा निर्धारित नियमों अनुसार संबंधित राज्यों को सौंप दिया जाता है। ठीक है, तो कई प्रकार का टैक्स है, लेकिन सबसे जो हमारा जो महत्वपूर्ण है वस्तु एवं सेवा कर की उगाही, सर्विस टैक्स जो था, ये संग्रहण अंतर राज्य व्यापार एवं वाणिज्य पे लगता था, जो कि 269 ए में था। ठीक है, इसको 2003-4 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ये अंतर राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान हुई आपूर्ति एवं वस्तु एवं सेवा कर की उगाही संग्रहण केंद्र के द्वारा किया जाता है। ठीक है, लगाता भी केंद्र था, वसूलता भी था, लेकिन यह कर केंद्र और राज्यों के बीच उसी प्रकार बांट दिया जाता है जैसा कि जीएसटी काउंसिल के अनुशंसाओं पर संसद निर्धारित करती है। ठीक है, ध्यान रखें, दोनों के बीच में बढ़ता था जीएसटी। पुनः संसद आपूर्ति का स्थान निर्धारित करने के लिए नीति और सिद्धांत निरूपित करने के लिए यह निश्चय करने के लिए अधिकृत है कि अंतर राज्य व्यापार वाणिज्य में वस्तु अथवा सेवा अथवा दोनों की आपूर्ति कब होगी। समझे, तो इसमें मेनली जो है ना, इसमें आपको टेक्स्ट वाला सिस्टम है, फैक्ट ही आपको याद करना है। एग्जाम में बस यही पूछा जाता है, ये कर किसके द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है केवल वित्त आयोग का, वित्त आयोग का क्या रोल होता है, बाकी सबको आपको आर्टिकल्स वगैरह जो है उसको याद ही करना पड़ेगा। इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। ठीक है, केवल फैक्ट ही फैक्ट है। ठीक है, ठीक है, इसको यहाँ पे ध्यान में रखना है। आप चलेंगे संघ द्वारा। ठीक है, संघ द्वारा उद्गृहित एवं संग्रहित किए जाने वाले केंद्र एवं राज्यों के बीच बंटने वाले कर बंटवारे की युक्त व्यवस्था 270 में। संघ द्वारा उद्ग्रहित, ठीक है, ध्यान में, उद्ग्रहित समझते हैं क्या होता है कि नहीं समझ रहे हैं? उद्ग्रहित क्या होता है? उद्ग्रहित का मतलब क्या होता है? उद्ग्रहित का मतलब, हेलो, हाँ सर। क्या होता है उद्ग्रहित का मतलब? लगाना। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, लगाना। ठीक है, उद्ग्रहित का मतलब क्या होता है? लगाना। ठीक है, तथा संग्रहित मतलब वसूलना, तथा केंद्र में राज्यों के बीच बांटने वाला कर बंटवारा किसमें? तो 270 में। ठीक है, इसमें कौन सा टैक्स आएगा? तो इस श्रेणी में संघ सूची में उल्लेखित सभी कर और शुल्क आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 268, 69 और 269 का में उल्लेखित कर दिया गया है। संविधान का अनुच्छेद 271 में उल्लेखित कर वो भी नीचे उल्लिखित कर पे अधिभार होता है। किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए लगाया कर, जिसे कोई शेष जो किसी पे नहीं लगा, ना तो संघ में है ना तो राज्य में है, तो वैसा कर भी इसी में आएगा। और शुल्कों की कुल प्राप्तियों के वितरण की प्रक्रिया राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की सिफारिश में अनुशासित की जाएगी। तो वित्त आयोग बनता है इसको बांटने के लिए। वित्त आयोग की स्थापना किसके अनुशंसा पे की जाती है? तो राष्ट्रपति के अनुशंसा पे वित्त आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलिए, कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजन के लिए अधिभार है, जो कि 271 में। संसद किसी भी समय उपरोक्त वर्णित द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के करों को अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए अनुच्छेद 269 एवं 270 में उल्लेखित अभिभार लगा सकता है। ये सीधे केंद्र को प्राप्त होते हैं, दूसरे शब्दों में राज्यों में इनका कोई हिस्सा नहीं होता। तो अनुच्छेद 271 के अनुसार जो कर जो लगता है उसमें राज्य का कोई हिस्सा नहीं होता, सीधे केंद्र को मिलता है। तथापि वस्तु एवं सेवा का जीएसटी इस अधिभार से मुक्त है। दूसरे शब्दों में यह अधिभार जीएसटी पर अध्यारोपित नहीं होता, क्योंकि जीएसटी तो दोनों में बढ़ता है। अब देखिए अंतिम क्या है, तो ध्यान में रखेंगे, राज्यों द्वारा उद्ग्रहित संग्रहित उपयोग किए जाने वाला कर राज्य ही लगाएगा, राज्य ही वसूलेगा, राज्य ही उसका उपयोग करेगा। ये पुण्यता राज्यों के कर होते हैं, इसका उल्लेख राज्य सूची में किया गया। इनकी संख्या 18 है। इस पर कौन कौन सा कर होता है ध्यान में रखिए। देखेंगे, भू राजस्व पे कर कौन लगाएगा? मालगुजारी वगैरह कटवाते हैं, राज्य देता है। कृषि पे कर कौन लगाएगा? राज्य लगाएगा। कृषि के उत्परिवर्तन पे कर कौन लगाएगा? राज्य लगाएगा। ठीक है, कृषि भूमि से संबंधित संपदा शुल्क कौन लगाएगा? राज्य लगाएगा। भूमि और भवन पे नगर पालिका वगैरह में टैक्स जाकर जमा करते हैं, घर वगैरह पे कौन लगाता है? राज्य लगाता है। खनिज अधिकारों पे कर कौन लगाएगा? राज्य लगाता है। मानव के उपयोग के लिए अल्कोहलीय पेय पदार्थ, ठीक है, अल्कोहल शराब पे टैक्स कौन लगाता है? राज्य लगाता है। इसलिए देखेंगे, जब मतलब जीएसटी में शराब को शामिल करने की बात हुई, राज्य ने सबसे ज्यादा विरोध किया, क्योंकि शराब से मतलब ठीक ठाक पैसा उनको मिलता है। इससे अल्कोहल को जीएसटी में नहीं शामिल किया गया। अल्कोहल हो गया, अफीम हो गया, भारतीय भांग तथा अन्य नशीली दवाई एवं नशीले पदार्थों पे उत्पाद शुल्क ध्यान में रखेंगे कौन लगाता है? राज्य लगाता है। लेकिन अल्कोहल युक्त औषधीय एवं प्रसाधन सामग्री पे नहीं। कॉस्मेटिक की बात करेंगे, महिलाओं का प्रसाधन पे कर कौन लगाता है? राज्य नहीं लगाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आपने जो देखते हैं बहुत सारा जो मान ली सब मामूली फेयर लवली है, चाहे कुछ भी है, कोई भी ब्रांड है, क्रीम वगैरह कुछ भी, तो उसमें राज्य टैक्स नहीं लगाता है। ठीक है, बिजली के उपयोग पे बिजली का राज्य लगाएगा। कच्चे तेल
कच्चे तेल, हाई स्पीड डीजल। अब देखिएगा पेट्रोल का कीमत देखेगा तो ये जीएसटी में नहीं है। ये पेट्रोल पे देखिएगा कीमत जब जीएसटी में नहीं तो विभिन्न राज्यों में अलग अलग कीमत हो जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि इसके ऊपर राज्य टैक्स लगाता है। प्राकृतिक गैस, उड्डयन उड्डयन टरबाइन ईंधन, इस सब पे मतलब राज्य टैक्स लगाता है। 18 प्रकार के कर मतलब राज्य लगा सकता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मानव उपयोग के लिए अल्कोहलीय पेय पदार्थों पे कर, किंतु इसमें अंतरराज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान बिक्री तथा ऐसी वस्तुएं की अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा वाणिज्य के दौरान बिक्री शामिल नहीं है। मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अल्कोहल का खरीद बिक्री होगा तो वो मतलब राज्य को अधिकार नहीं है। सड़क अथवा अंतर्देशीय जल परिवहन में वस्तुओं तथा यात्रियों को ढोने वाला कर जो होता है वो भी राज्य लगाएगा। वाहन के ऊपर कर, आरटीओ में जाते हैं ना, आरटीओ में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने, ठीक है, या फिर गाड़ी जब नया खरीदते तो 6,000 7,000 का कर जो जोड़ देता है वो भी राज्य वसूलता है। इसलिए देखेंगे किसी राज्य में गाड़ी का कीमत कुछ और होगा, किसी राज्य में कुछ और होगा। ड्राइविंग लाइसेंस का कीमत बनाने का किसी राज्य में कुछ और होगा, किसी राज्य में कुछ और होगा। तो ये बदलते रहता है, ठीक है, क्योंकि वाहनों पे कर किसका जा रहा है? राज्य सरकार का। पशु तथा नौकाओं पे कर राज्य सरकार का। टोल टैक्स कौन वसूलता है? राज्य सरकार वसूलता है, लेकिन नेशनल हाईवे नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। राज्य सरकार का जो सड़क जो होता है उसमें टोल टैक्स स्टेट को जाता है। व्यवसाय व्यापार, ठीक है, कॉलिक्स तथा रोजगारों पे कर, कैपिटेशन कर, मनोरंजन तथा मन बहाल पर, उस पर हद तक कर, मन बहलाव पर उस हद तक कर जहां तक पंचायत नगर पालिका अथवा क्षेत्रीय परिषद अथवा जिला परिषद संग्रह करते हो। मेला वगैरह पे जो कर होता है, मनोरंजन हो गया, मेला हो गया, ठीक है, थिएटर वगैरह सब पे राज्य सरकार टैक्स लगाती है। दस्तावेज पे, स्टाम्प शुल्क, जो संघीय सूची में विनिर्दिष्ट है उनके अलावा, ठीक है, राज्य सरकार टैक्स लगाती है। राज्य सूची में शामिल सामग्री पे सब पोर्ट शुल्क के अतिरिक्त, ठीक है, तो राज्य सूची में जो भी सामग्री शामिल है पोर्ट शुल्क को छोड़कर सब पे मतलब कौन लगाती है? तो राज्य सरकार टैक्स लगाती है। ठीक है, अब कल के नेक्स्ट जब पढ़ेंगे तो हम बता देंगे कर, गैर कर राजस्व का वितरण किस प्रकार से होता है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ समझने वाला नहीं है, पर ध्यान में बस इतना ही रहे कौन सा कर कौन लगाता है। ठीक है, राज्य सरकार कौन सा कर लगाएगा, केंद्र सरकार कौन सा कर लगाएगा, बस इतना ही समझना है। कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं जिसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं। ठीक है, थोड़ा सा वित्त आयोग में कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मेरे लिए आपको यही ध्यान रखना कौन सा कर कौन सा लगाता है। बोलेंगे तो मैं एक लिस्ट बना के दूंगा, अगर इसमें समझने में दिक्कत हो तो उसमें बहुत लंबा चौड़ा दे दिया है और लैंग्वेज भी थोड़ा इसका टफ है, तो बता के आपको मैं भेज दूंगा, देख लीजिए कौन सा कर कौन लगाता, बस इसमें यही पढ़ना है। ठीक है, जी। समझ गए, विशेष कुछ नहीं है। अब बताए वाहनों पे कर कौन लगाएगा? राज्य सरकार लगाए। थोड़ा सा सोचेंगे भी ना तो पता चल जाएगा कौन सा कर, जो सब्जेक्ट राज्य सूची का उस पर राज्य लगाएगा, जो सब्जेक्ट संघ सूची पे है वो पैसा। लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या हो जाता है ना, कुछ कर राज्य लगा देता है और कुछ कर केंद्र भी राज्य के बिहार पे लगा देता है। वो जाएगा राज्य के पास लेकिन लगा देता है केंद्र, ताकि राज्य मनमानी ना करे, गलत तरीके से टैक्स ना लगाए। यही अल्कोहल के ऊपर टैक्स कौन लगा रहा है? शराब के ऊपर टैक्स किसका होगा? शराब के ऊपर स्टेट। स्टेट का। जितना भी नशा करने वाला चीज होगा उस पर राज्य सरकार। लेकिन फिर से लिपस्टिक हो गया, नेल पॉलिश हो गया, फेस वॉश हो गया, इस सब पे टैक्स कौन लगाएगा? केंद्र सरकार लगाएगा। भाई सबका कीमत नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, जुआ वगैरह जो है, ड्रीम 11 जो आप लोग खेलते हैं उस पर टैक्स कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं, राज्य सरकार। सिनेमा के मनोरंजन के ऊपर टैक्स कौन लगाता है? राज्य सरकार, घर के ऊपर टैक्स कौन लगाता है? स्टेट। कृषि के ऊपर टैक्स कौन लगाता है? स्टेट लगाएगा। ठीक है, हाँ, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, नशीली दवाई के ऊपर टैक्स कौन लगाएगा? केंद्र लगा। अफीम के ऊपर टैक्स कौन लगाएगा? अब उत्तर प्रदेश में जाएगा तो वहां पे गांजा, वहां पे उसका दुकान, भांग का दुकान खुला, लेकिन सरकारी भांग की दुकान, बताइए, लेकिन सर कुछ सरकारी ऐसा भी तो शराब है की कि दुकान। कुछ ऐसा भी तो होता है कि केंद्र लगाता है, राज्य वसूल करती है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि बिल्कुल राज्य बिल्कुल लगाता है, बिल्कुल। केंद्र। बिल्कुल वही, बहुत सारा टैक्स केंद्र, जैसे स्टाम्प ड्यूटी सेंटर लगाता है लेकिन राज्य वसूलता है उसको। ठीक है, बहुत सारा ऐसा टैक्स बांटा गया है, उसको आपको देखना पड़ेगा। जैसे सेल टैक्स कौन वसूलेगा? सेल टैक्स केंद्र लगेगा ना। नहीं, राज्य वसूलता है। सेल टैक्स वसूलता है राज्य।
ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मतलब केंद्र लगाएगा और हाँ, राज्य केंद्र वसूलेगा। लगाता है, देखिए राज्य वसूलता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और इसी को देखते हुए इसी सब 75 लफड़ा था, इतना टैक्स सिस्टम भारत का दुनिया में सबसे जटिल है। इसी के लिए 279 ए को जोड़ा गया, 101वां संविधान संशोधन किया गया, जीएसटी लाया गया, और जीएसटी में राज्यों का भी प्रतिनिधित्व दिया गया। और जीएसटी काउंसिल एकमात्र ऐसा काउंसिल जहां पे निर्णय लेने के 3/4 वोट की आवश्यकता पड़ती है। सब जगह 2/3 है, यहाँ पे मतलब कितना है? 3/4। कितना है? मतलब कोई भी निर्णय लेने के लिए 4 लोगों में से 3 लोगों की मतलब सहमति होनी चाहिए। और सदस्य कौन होता है जीएसटी में? सभी राज्यों के वित्त मंत्री होता है। अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, ठीक है। तो थोड़ा टैक्स सिस्टम है, थोड़ा है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आप लोगों को। बस यही ध्यान रखे, कौन लगाता है कौन वसूलता है, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से देखेंगे।